हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज करेंगे अगस्त मेगा टेस्ट नीट फिजिक्स का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देयर सरफेस इज 0.2, देन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज। तो स्टूडेंट्स, वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे आपको वर्क डन पूछा है किसके थ्रू, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो सिंपली यहाँ पे जो एंगल है वो हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे और एफ जो है वो हम फ्रिक्शनल फोर्स ले लेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, म्यू इंटू एन। और क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा एम जी के। ठीक है, टी मतलब डिस्प्लेसमेंट जो कि आपको 1 मीटर दिया हुआ है ऑलरेडी। चलिए ये सब की वैल्यूज पुट करनी है। म्यू 0.2, मास आपको दिया हुआ है 50 kg, जी आपको ले लेना है 9.8 और डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। ये सब को सिंप्लीफाई करने पे फाइनली आपको जो आंसर है वो मिलेगा 98 जूल। 98 मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड में आपको दिया, सिलेंडर ऑफ 10 kg इज स्लाइडिंग इन अ प्लेन विद एन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड सिलेंडर इज 0.5, देन बिफोर स्टॉपिंग इट विल कप। तो यहाँ पे सिंपली आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का हम फॉर्मूला जानते हैं, डी एस इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन 2a। और यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शन अवेलेबल है तो ए की जगह हम ले लेंगे म्यू इंटू जी। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपको दे रखी है 10, यहाँ पे ले लेंगे 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। म्यू की वैल्यू है 0.5 इंटू जी आपको लेना है 10। सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर हो जाएगा 100, डिवीजन में ये 2 और 0.5 को कैंसिल आउट कर दे तो 10, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 10 मीटर। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 10 मीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है, 50 kg मैन विथ 20 kg लोड ऑन हिज हेड क्लाइम्स अप 20 स्टेप्स ऑफ 0.25 मीटर हाइट ईच, वर्क डन इन क्लाइंबिंग इज ब्लैंक चू। तो यहाँ पे भी आपको वर्क डन पता करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लगाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो मैन है वो क्या कर रहा है, कुछ लोड को अपने सर पे उठा के सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं। मतलब कोई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वली होगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, एम जी एच। ठीक है, एम मतलब टोटल मास हो जाएगा 70 kg, जी की वैल्यू हम ले लेंगे 10 और एच की वैल्यू हम ले लेंगे, देखिए एच क्या लेना है, तो एक लीडर की हाइट 0.25 मीटर, तो 20 लीडर्स की हाइट क्या हो जाएगी, तो 20 मल्टीप्लाई 0.25। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने पे आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 3430 जूल। मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं। अगर वर्क डन 6 जूल है तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन आपको ऑलरेडी दे दिया गया 6 जूल। फोर्स है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, और डिस्प्लेसमेंट है -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 इंटू -4 हो जाएगा -12, प्लस ये हो जाएगा 2c प्लस 3 2 6। यहाँ पे आप 6 से 6 को कैंसिल कर सकते हो, तो 2c इज इक्वल टू आपको मिलेगा 12, सो c इज इक्वल टू 12/2 मतलब कि 6। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पोजीशन डिपेंडेंट force F is equal to 7 minus 2x plus 3x square Newton acts on a small body of mass 2 kg and displacement
इज गिवन 0 to 5 मीटर। यहाँ पे कितना वर्क डन होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के अंडर में जो भी वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो क्या लेनी है हमें, 0 to 5। F आपको दिया गया है 7 माइनस 2x प्लस 3x² dx। अब यहाँ पे आपको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। पहले तो अंदर के टर्म को इंटीग्रेट कर दीजिए, उसके बाद जो लिमिट्स है वो 0 से 5 लेकर लिमिट्स को फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करने पे आपको जो फाइनली आंसर है वो मिलेगा 135 जूल। शायद सर ने आपको क्लास में करवाया है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 135। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Two bodies of masses m1 and m2 have equal kinetic energies. If p1 and p2 are their respective momentum, then the ratio p1 to p2 is equal to, मास के फॉर्म में लाना है तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है k इज इक्वल टू p²/2m। इसके अकॉर्डिंगली p² क्या हो जाएगा, m के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि p इज़ प्रोपोर्शनल टू √/m। तो P1 डिवाइड बाय P2 में क्या मिलेगा, √/m1 डिवाइड बाय m2। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देखते 7, इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50% देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। ये बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, तो यहाँ पे किसको बढ़ाया गया है, तो मोमेंटम को बढ़ाया गया है। तो इनिशियल मोमेंटम आप p मान लो, ठीक है, फाइनल मोमेंटम आप मान लो p डैश। तो p डैश इज इक्वल टू क्या होगा, तो 50% इंक्रीज करना है p को, तो p तो रहेगा उसमें, p का 50% ऐड कर दीजिए, 50% ऑफ p, ठीक है। तो ये हो जाएगा p प्लस 50% ऑफ p, मतलब 50/100, 5/10, 0.5 p, मतलब कि टोटल आ जाएगा आपका 1.5 p। तो काइनेटिक एनर्जी में किस तरह से चेंज होगा, तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है, और k का जो रिलेशन है p के साथ वो क्या होता है, तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ p, राइट। तो देखिए k इज प्रोपोर्शनल टू p², तो वी कैन से k1/k2 इज इक्वल टू p1² डिवाइड बाय p2 का स्क्वायर। साइड में कर लेते हैं, तो k1 डिवाइड बाय k2 इज इक्वल टू p1 की जगह हम p ले लेते हैं, और p2 की जगह p डैश की जो वैल्यू मिली 1.5 p, उसका स्क्वायर करने पे हो जाएगा 2.25 इंटू p² से p² कैंसिल हो जाएगा। k2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2.25, k1 को हम k लिख लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज मांगा हुआ है, तो चेंज के लिए हम क्या करेंगे, k2 माइनस k1 डिवाइड बाय k1 मल्टीप्लाई बाय 100, चेंज अपॉन एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज कितना है देखिए, तो पहले काइनेटिक एनर्जी k थी, अब बढ़ के 2.25 k हो चुकी है, मतलब कि k2 की जगह 2.25 k माइनस k डिवाइड बाय k मल्टीप्लाई बाय 100। 2.25 माइनस 1 हो जाएगा 1.25, k से k कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 125%। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो क्या रहेगा, 125%, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसमें पूछा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स f फॉर टाइम t, इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द इंटरवल इज। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आप जानते हैं, k इज इक्वल टू p² डिवाइड बाय 2m। अब आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा कि मोमेंटम का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम।
तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ले लो एफ टी स्क्वायर अपॉन 2m, स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये हमें सीधा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Bullet of mass 10 gram leaves a rifle at an initial velocity 1000 meter per second and strike the earth at the same level with velocity 500 meter per second. The work done in joule to overcoming the resistance of air will be। तो यहाँ पे सिंपली हम हमारा ये फॉर्मूला लगा देंगे, W इज इक्वल टू डेल्टा वर्क एनर्जी थ्योरम। डेल्टा के मतलब हो जाएगा के एफ माइनस के आई। हम ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला के फॉर्म में, हाफ एम स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम कॉमन निकल जाएगा, मतलब कि एम बाई 2 को हम ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मास आपको दे रखा है इज 10 ग्राम। 10 ग्राम को हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी आपको 500 दी है, इनिशियल वेलोसिटी 1000। तो दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। पहले हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, 1000 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे फाइनली आपको आंसर मिलेगा 3750। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 10 में आपको फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज दी हुई 0 to 2। आपको यहाँ पे भी ऑप्शन पता करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है वेरिएबल फोर्स है। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। इंटीग्रेशन की लिमिट्स ले लेंगे 0 से 2। एफ दिया हुआ है 10 प्लस इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो आगे जिस तरह से मैंने आपको बताया, यहाँ पे इंटीग्रेट करिए और लिमिट्स को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। फाइनली आपको जो आंसर है वो मिलेगा 21 जूल, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वेरिएबल फोर्स है। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 0 to 1। वही फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। इंटीग्रेशन की लिमिट्स ले लेंगे 0 to 1। एफ आपको दिया है 20 प्लस 10y। यहाँ पे डी एक्स नहीं होगा, बट डी वाई ले लेंगे, डी वाई 10। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करिए और लिमिट्स अंदर पुट कीजिए और सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनली जो आंसर है वो मिलेगा 25 जूल, ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12। A block of mass 10 kg is moving along x axis under the action of force 5x Newton. The work done by, okay, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाए, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, लिमिट्स 2 to 4। एफ का फॉर्मूला आपको दे रखा है 5x इंटू डी एक्स। सिंपल क्वेश्चन है। एक्स को इंटीग्रेट करके अंदर वाले टर्म को इंटीग्रेट करके लिमिट्स अंदर पुट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो कितना आंसर मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 30 जूल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू फोर्स गिवन बाय, आपको फोर्स का फॉर्मूला दिया। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिस्टेंस 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। ओके, 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, मतलब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 10 जे कैप। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
एफ डॉट डी, एफ आपको दे रखा है -2i के प्लस 15 जे कैप प्लस 6 के कैप डॉट वाई आपको लेना है 10 जे कैप। देखिए इससे और इससे डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी 10 जे कैप की, इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 15 10 हो जाएगा 150 जूल, मतलब कि ऑप्शन बी है जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 14th क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कल, A, no work is done on it, no acceleration is produced, no force act on it, its velocity remains constant। तो देखिए नीचे वाले तीनों ऑप्शन गलत है। सर्कुलर मोशन के ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेटरी मोशन करेगा, यस। फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, कि वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा क्या रहेगा, नो वर्क डन, बिकॉज यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, आप देखेंगे सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे थीटा 90 होने की वजह से जो वर्क डन है वो हमारा क्या रहेगा, तो 0 रहेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नो वर्क इज डन ऑन इट। देखते हैं नंबर 15, force of 5 Newton making an angle theta with horizontal acting on the object displace it by 0.4 meter along the horizontal direction. If the object gains kinetic energy of 1 joule, then horizontal component of the forces। तो देखिए इसकी फिगर ड्रॉ करें, मान लीजिए ये ब्लॉक, इस पे इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा 5 cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा 5 sin। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट 0.4 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज आपको 1 जूल दिया हुआ है, तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है फोर्स का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू। चलिए डेल्टा के आपको दिया हुआ है 1 जूल गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे आप एफ कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना दीजिए, क्योंकि आपको एफ कॉस थीटा फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो एफ कॉस थीटा आपको मिलेगा 1/d, 1/d की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4, मतलब कि 10/4 मतलब कि 2.5 न्यूटन। तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिल चुका है कितना, 2.5 न्यूटन। स्टूडेंट्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम लीव्स द राइफल एट इनिशियल स्पीड। ओके, ये भी सेम क्वेश्चन है, अभी हमने जो देखा इसमें भी हम सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। W इज इक्वल टू डेल्टा के माने के एफ माइनस के आई, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, m/2 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एम वी और यू की वैल्यूज पुट करके सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने पे फाइनली आपको जो आंसर है वो मिलेगा 75 जूल, मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 17, a small particle moves to position 5i cap minus 2j cap plus k cap from its initial position 2i cap plus 3j cap minus 4k cap under the action of force 5i cap plus 2j cap plus 7k cap Newton, the value of work done। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी। फोर्स आपको दे रखा है 5i cap प्लस 2j cap प्लस 7k cap। डिस्प्लेसमेंट तो देखिए इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, फाइनली वो यहाँ पे पहुँच चुका है, तो हमें इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k। ठीक है, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3i कैप, -2 -3 हो जाएगा -6j कैप, k प्लस 4 हो जाएगा 5k कैप, 5 3 जा 15 -12 प्लस
35 प्लस 15 हो जाएगा 50 माइनस 12 मतलब कि 38। फिर से एक बार कंफर्म कर लो। डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा 5 i कैप माइनस 5 i कैप माइनस 2 i कैप 3 i कैप -2 -3। यहाँ पे मेरी गलती हो गई। ये हो जाएगा -2 -3 -5j प्लस के +4 के +5 मल्टीप्लाई करने पे बीच में ये जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे 50 माइनस 10 मतलब 42। ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स अ टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन इन hoisting cable and reels it in at a rate of 2 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द पावर? तो पावर का ये फॉर्मूला आप जानते हो, P इज इक्वल टू एफ वी। फोर्स आपको दे रखा है 54500 और ये है 2, तो ये हो जाएगा 9000 वोट या तो 9 किलो वोट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। नंबर 19। Two bodies of masses m and 4m are moving with equal kinetic energy. The ratio of their linear momentum. ओके तो इस तरह का क्वेश्चन आगे भी आ चुका है। लीनियर मोमेंटम का मास के साथ क्या रिलेशन है? सो लीनियर मोमेंटम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास m P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर m1 बाय m2। तो रूट ओवर m1 आपको दे रखा है m, m2 आपको दे रखा है 4m, m से m कैंसिल हो जाएगा। 1/4 का रूट निकालोगे तो आ जाएगा 1/2, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। A body of mass 10 kg moving with speed 3 मीटर per second collides with another stationary body of mass 5 kg. As a result, two bodies stick together. The kinetic energy of composite mass will. Okay. देखिए यहाँ पे पहले तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिए, क्योंकि इस सिस्टम की इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो दोनों की मोमेंटम को हम कंपेयर करें, P1 इज इक्वल टू P2, मतलब कि M1 V1 बराबर M2 V2। M1 आपको दिया है 10, वेलोसिटी दे रखी है 3, M2 दे रखा है 5, वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो V2 निकल के आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ओके तो आगे कैलकुलेशन करें। अब ये दोनों बॉडी स्टिक हो चुकी हैं। माई मिस्टेक, यहाँ पे 15 आ जाएगा क्योंकि दोनों बॉडी स्टिक हो चुकी हैं, तो 10 + 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा चेंज होगा 2 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हाफ मास हो गया है 15, क्योंकि दोनों बॉडी स्टिक हो चुकी हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी हैं। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो चुकी है 2 मीटर पर सेकंड, क्या कर देंगे स्क्वायर, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 2 हो जाएगा 30 जूल। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। When a train stops suddenly, passenger in the running train feels an instant jerk in the forward direction because ट्रेन जब स्टॉप होती है तब अंदर बैठे हुए पैसेंजर को जर्क फील होता है, मतलब कि धक्का फील होता है किस तरफ? आगे की तरफ। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ओके, ये पैसेंजर क्या होते हैं? रेस्ट पे होते हैं, उनका अपर पार्ट भी रेस्ट पे होता है, लोअर पार्ट भी रेस्ट पे होता है। अब जैसे ही ट्रेन की ब्रेक लगती है तब क्या होता है?
तो ट्रेन की जब ब्रेक लगती है तब अपर पार्ट मोशन में होता है, तो वो मोशन में रहना कंटिन्यू करता है। ठीक है, ये हमें क्या लगता है, एक तरह का जर्क फील होता है। तो देखिए ऑप्शन सी, द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन वेर इज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द सीट रिमेन्स एट रेस्ट। तो इस वजह से हमें इस तरह के धक्के का फीलिंग आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, a bird weighs 20 kg and is inside a closed cage of 1 kg. If it start flying, then what is the weight of the bird and cage assembly? Okay, बर्ड अगर उड़ना शुरू करेगा तो अब हमें जो बर्ड और केज की असेंबली की का जो वेट है वो कितना पता चलेगा। यहाँ पे किस तरह का केज दिया हुआ है, क्लोज्ड केज है। तो इसमें हमें जो वेट है वो बढ़ा हुआ मालूम पड़ेगा, मैंने आपको बताया था क्लास में। तो पहले जब बर्ड बैठा हुआ है केज के अंदर तब हमें 2+1 मिला के 3 kg का वेट महसूस। अब जब वो उड़कर अपनी पोजीशन को कहीं पे स्टेबल कर देगा तब उसे कंटिन्यूसली अपने विंग्स से एयर को नीचे की तरफ पुश करना पड़ेगा। वो जो एयर है वो केज के बॉटम पे कंटिन्यूसली क्या करती रहेगी, तो फोर्स लगाती रहेगी, जिसकी वजह से हमें पहले जितना वेट फील हो रहा था उतना ही वेट अभी भी फील होगा। मतलब कि जो वेट है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। पहले 3 kg था, अभी भी वो क्या रहेगा, 3 kg ही रहेगा। मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 23rd, a Diwali rocket is ejecting 0.05 kg of gases per second at a velocity 400 meter per second. The accelerating force on the rocket is, okay. तो यहाँ पे हम न्यूटन सेकंड लॉ का यूज़ करेंगे, F इजिकल टू वी इंटू डी एम ओवर डी टी। तो भी आपको दे रखा है 400, मास का रेट क्या है 0.05 kg पर सेकंड। मल्टीप्लाई करने पे हमें जो आंसर है वो मिलेगा 20 न्यूटन। ताकि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, body of mass 2 kg is hung on a spring balance mounted vertically in lift. If the lift descends with acceleration equal to the acceleration due to gravity, the reading on the, तो डिसेंड मतलब कि नीचे की तरफ जा रही है लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से, जी एक्सेलरेशन से। मैंने आपको बताया कि अगर वो जी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रही है तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, तो जी माइनस ए, मतलब कि जी माइनस जी, जीरो। तो अगर इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो है तो स्प्रिंग बैलेंस किसी भी तरह का मेजरमेंट नहीं करेगा। मतलब कि वो जो मेजरमेंट करेगा वो क्या रहेगा, तो जीरो। मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 25th, linear momentum of P body is given by equation P is equal to A plus BT square where A and B are constant. The net force acting on that body is, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डी पी बाई डी टी। यहाँ पे P का फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपको दे रखा है, A प्लस बी टी स्क्वायर। ए कॉन्स्टेंट है जिसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, प्लस बी टी स्क्वायर का हो जाएगा 2BT। तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 2BT। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि फोर्स क्या है, तो टी के प्रपोजनल है। ओके, आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सेट होगा। मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, प्रपोजनल टू टी। 26, बॉल ऑफ mass 0.5 kg moving with velocity 2 meter per second strike the wall normally and bounce back with the same speed if time of contact is 1 millisecond, then average force। तो फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। बॉल टकरा के वापस आ रही है तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगी, 2mv। जैसे 2mv कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पे थीटा जीरो है क्योंकि वो बॉल वापस उसी पाथ पे आ रही है। थीटा की वैल्यू जीरो रखने पे कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो 2mv अपॉन डेल्टा टी, वैल्यूज रख दिए 2, मास आपको दिया 0.5, वेलोसिटी है 2, डेल्टा टी टाइम आपको दे रखा है 1 मिली सेकेंड, मतलब कि 10
-3 सेकेंड, 0.5 और 2 कैंसिल हो सकते हैं। हमारा आंसर आएगा 2 × 10⁻³ मतलब कि 2000 न्यूटन। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। 27 body of mass 5 kg is suspended by spring balance on inclined plane as shown in figure. The spring balance measures. तो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगी, तो इसका जो साइन कंपोनेंट है वो मेजर करेगी, एम जी साइन थीटा। चलिए एम जी साइन थीटा निकालते हैं। एम आपको दे रखा है 5, जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। साइन थीटा में थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 2, 1/2, 2 5 हो जाएगा 10, 5 5 हो जाएगा 25 न्यूटन। तो स्प्रिंग बैलेंस कितना मेजरमेंट करेगा, 25 न्यूटन का मेजरमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फोर्सेस कुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए आपको आगे वाले दोनों फोर्सेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और देखना है कि लास्ट वाला फोर्स उनकी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कि आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल कर देखना है कि थर्ड वाला फोर्स उस रेंज में है या नहीं। तो फर्स्ट में आप देखोगे 3 + 4 7 और 4 - 3 1। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सेट हो रहा है। यहाँ पे जो रेंज निकल रही है 4 - 3 1 न्यूटन से लेकर 3 + 4 7 न्यूटन की निकल रही है। मतलब 5 न्यूटन तो इनके बीच बीच में ही है। मतलब कि ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आएगा। बाकी के ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 3 सॉलिड्स of mass m1 m2 m3 are connected with weightless string in succession and are placed on frictionless table. If the mass m3 is dragged with force T, then the tension in the string between m2 and m3। तो देखिए इस तरह की सिचुएशन, 3 ब्लॉक्स लेने हैं आपको, 1 2 और 3। इन तीनों ब्लॉक्स को हमने 3 स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ। हम किस ब्लॉक को ड्रैग कर रहे हैं, m3 को ड्रैग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप m3 ले लीजिए, इसके आगे आगे वाला ले लीजिए m2 और इसके आगे वाला ले लीजिए m1। मान लीजिए यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं T। तो m2 और m3 के बीच में जो स्ट्रिंग है, मतलब कि ये वाली जो स्ट्रिंग है, इसमें कितना टेंशन अराइज होगा। तो देखिए सबसे पहले हम सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखें तो एक्सेलरेशन A = फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हम लगा रहे हैं T अपॉन मास कितना है, टोटल मास m1 + m2 + m3। m2 और m3 को जिस स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट किया है वो कितने सिस्टम को ब्रेक कर रही है, और इतने सिस्टम का मास क्या लिया गया है, m1 + m2। यहाँ पे जो टेंशन अराइज होगा उस टेंशन को हम नाम दे देंगे टी डैश। तो F = ma के अकॉर्डिंगली टी डैश = मास कितना हो जाएगा, तो m1 + m2 इंटू एक्सेलरेशन A। ओके, एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है ऊपर, तो की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने पे आपको आंसर मिलेगा m1 + m2 m1 + m2 + m3 × T। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 29th में आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे आपको फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। आपको बताना है कि लीनियर मोमेंटम कितना गेन होगा। देखिए फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ पे से लीनियर मोमेंटम कैसे मिलता है, तो हमें जो एरिया एनक्लोज्ड है वो निकालना। साथ साथ ऊपर वाला जो पॉजिटिव साइड में जो एरिया है वो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव साइड का एरिया नेगेटिव। यहाँ पे जितना एरिया पॉजिटिव साइड में एनक्लोज्ड है उतना का उतना एरिया नेगेटिव साइड में भी एनक्लोज्ड है, आप देख सकते हो। मान लीजिए ऊपर का एरिया आपको +10 मिल रहा है, तो नीचे का एरिया -5 -5 मिलकर -10 हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली जो फाइनली आंसर हमारा वो क्या रहेगा, तो 0। आंसर क्या आएगा, 0 न्यूटन सेकंड, ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मास ऑफ लिफ्ट इज 2000 kg when tension in the supporting cable is 28,000 Newton, then its acceleration is। तो देखिए अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो उस रोप में कितना टेंशन अराइज होगा, तो वो होगा 20,000।
कि 20 × g मतलब कि 20,000, बट ये 20,000 से ज़्यादा है, मतलब कि लिफ्ट किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेंशन कब बढ़ेगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तब, या नीचे आएगी तब? लिफ्ट ऊपर जाएगी तब। और उस वक्त टेंशन हम लिखेंगे T = m g + a। चलिए टेंशन आपको दिया 28,000, मास है लिफ्ट का 2,000, जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 + a हमें निकालना है। ये 3 0 को कैंसिल आउट कर देते हैं। 14 2 ज़ा 28, ए को सब्जेक्ट बनाना, तो 14 - 10 मतलब हो जाएगा 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो आंसर आएगा 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो अपवर्ड। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, टेंशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि फोर्स जो एक्सेलरेशन होगा तो 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर इन विच डायरेक्शन? तो अपवर्ड डायरेक्शन। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 32, इसमें भी आपको एक ग्राफ दे रखा है, फोर्स वर्सेस टाइम। ओके, आपको क्या बताना है? द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिखाई दे रही है। एक ट्राइंगुलर शेप है, ओके, नीचे एक रेक्टेंगुलर शेप है, ऊपर भी एक रेक्टेंगुलर शेप है। आपको सब के एरियाज निकालने हैं, और फिर मैंने आपको आगे बताया उस तरह से अपवर्ड पार्ट्स के एरिया पॉजिटिव कंसीडर करने, डाउनवर्ड पार्ट्स के एरिया नेगेटिव कंसीडर करने, और फिर सबको क्या कर देना है? ऐड। ओके, ऐड करने पे फाइनली आपको जो आंसर है वो क्या मिलेगा? तो 12 न्यूटन सेकंड। आई होप कि आप इसको अपने आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं 33, सेशन रीजन वाला क्वेश्चन है। द ड्राइवर इन व्हीकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन स्ट्रेट रोड इज एन inertial frame of reference, and reason reference frame in which Newton's law of motion are applicable is non inertial। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ड्राइवर व्हीकल के अंदर है तो वो ऑब्वियसली इनर्शियल फ्रेम में, तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है एसर्शन वो तो सही है, बट रीज़न रॉन्ग है, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल, उसको नॉन इनर्शियल नहीं बट इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है, राइट? मतलब कि रीज़न रॉन्ग। एसर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज रॉन्ग। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, इफ एसर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 34, मोमेंटम आपको दे रखी है 2 + 3t², 4 acting ऑन द पार्टिकल एट t = 3 सेकेंड विल बी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? मोमेंटम में से फोर्स निकालना है, तो उसके लिए आप जानते हो कि हमें क्या करना होता है? तो डिफ्रेंशिएट करना होता है। F = dp/dt, ये हो जाएगा d/dt। ये आपको दिया 2 + 3t², 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, 3t² का हो जाएगा 60, और t की वैल्यू हमें रखनी है 3, 3 6 जा हो जाएगा 18 न्यूटन। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। 35, यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं। 3 ब्लॉक्स आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। मास ऑफ ए बी सी आर गिवन m1 m2 m3 रिस्पेक्टिवली। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक सी ऑन बी। तो सी बी पे कितना फोर्स लगाएगा? तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उतने, तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो सी के ऊपर कितने ब्लॉक रखे हुए हैं? 2 ब्लॉक। ये कंबाइंड सिस्टम की तरह एक्ट करेंगे। इन दोनों ब्लॉक्स का मास क्या हो जाएगा? तो आपको दे रखा है ए और बी का मास है m1 m2, m1 और m2, तो टोटल मास हो जाएगा m1 + m2। और अगर हम वेट के फॉर्म में लिखे तो इंटू जी, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा? m1 + m2 इंटू जी। तो इतना फोर्स सी की सरफेस बी पे लगाएगी, या तो हम बोल सकते हैं बी की सरफेस सी पे लगाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेमडा आर रिलेटेड इज। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंड लेमडा = म्यू, आप जानते हो। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 36 में। बाद देखते हैं 37, फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज required to just start moving of a
बॉडी ऑफ मास 100 kg ओवर द आइस, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जस्ट स्टार्ट है, मतलब कि हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की हुई है। तो एफ एल इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 98 न्यूटन। एफ एल मतलब होता है म्यू इंटू एन, एन हम ले लेंगे एम जी इज इक्वल टू 98। हमें म्यू निकालना है, मास आपको दे रखा है 100 kg, और जी जी की वैल्यू हमें क्या लेनी है, तो 10 लेनी है, इज इक्वल टू 98। तो म्यू की वैल्यू आप देखोगे तो 98 डिवाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 0.098। इसका अप्रॉक्सीमेशन लगाएं तो ये हो जाएगा 0.1, मतलब कि ऑप्शन डी जो है तो हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स इज, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ऑप्शन रीड करते हैं, इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, नो, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो ये जो है वो सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस के एरिया से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 39, ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इंक्रीज एट द सरफेस इन कॉन्टेक्ट आर मेड ऑफ, तो ये करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा दिया है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो मोशन के अपोजिट में, रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, बी वाला ऑप्शन वैसे देखा जाए तो करेक्ट भी, सी ऑप्शन रॉन्ग। रोलिंग फ्रिक्शन कभी भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ग्रेटर नहीं होता है, वो ऑलवेज स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, स्मॉल होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। डी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको लीव करके आगे बढ़ोगे तो अभी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 40, उसमें दिया हुआ है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल चेंजेस partly from table which is kept in equilibrium by friction, the maximum length that can withstand without slipping is L, then coefficient of friction between table and chain। तो स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है और उसका फाइनल जो रिजल्ट था वो मैंने आपको याद रखने को बोला हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा म्यू इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल माइनस स्मॉल। ठीक है, हालांकि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं 41, box is lying on an inclined plane, what is the coefficient of static friction in box starts sliding when the angle of inclination is 60। तो यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, तो टेन थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 60, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, मतलब कि आंसर आएगा आपका 1.73। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 42, 42 में आपको दिया हुआ है एक ब्लॉक को वॉल के अगेंस्ट 10 न्यूटन के फोर्स से हमने होल्ड किया हुआ है, उसका वेट हमें पता करना। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, एफ एल निकालते हैं। एफ एल आपको दिया हुआ है, एफ एल की फॉर्मूला लगेगी म्यू इंटू एन, म्यू है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन तो हमारे अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, मतलब कि 2 न्यूटन। अब इसका वेट फाइंड करते हैं, ब्लॉक का वेट क्या है, तो वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, जो कि ब्लॉक को स्लाइड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्लॉक का मास आपको दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम यही एज्यूम कर लेंगे कि ब्लॉक रेस्ट पे वेट ही पता कर टू फाइंड रेस्ट। तो देखो, अगर हम एफ बी डी ड्रॉ करें तो एफ बी डी में इस तरफ आएगा नॉर्मल रेस्ट, इस तरफ वेट डब्ल्यू और ऊपर आएगा
फ्रिक्शन। और ये अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कंसिडर कर ले तो डब्ल्यू एफ एल के इक्वल होगा। तो हमारा जो एफ एल की वैल्यू आई है वही वेट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हमें आपको पूरा एम जी वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, डब्ल्यू को सीधा एफ एल से कंपेयर कर दो, एफ एल की वैल्यू 2 न्यूटन, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 2 न्यूटन, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 43 व्हेन बॉडी इज प्लेस्ड ऑन रफ प्लेन इंक्लाइंड एट थीटा हॉरिजॉन्टल इट्स एक्सेलरेशन इज, तो ये हमने क्लास में कैलकुलेशन किया हुआ, ये फार्मूला आता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, इसमें से जी को आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखें। ओके सर, यहाँ पे ब्लॉक को अपर डायरेक्शन में मूव किया जाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखें तो हम यहाँ पे प्लस सिंबल आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, जी को कॉमन ले लो तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए, अपवर्ड एक्सेलरेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 44 which of the following is correct when person walks on rock surface? The frictional force exerted by the surface keep him moving. The force which the man exerts on the floor keeps him moving. The reaction of the force which the man exerts on the floor keeps him moving. And none of above. तो हम जानते हैं यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर क्रिएट होती है, मतलब कि जो रिएक्शन है वो पर्सन को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द रिएक्शन ऑफ द फोर्स विच द मैन एक्सर्ट ऑन द फ्लोर कीप्स हिम मूविंग, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is kept on fixed rough surface whose mu is 0.8, inclined plane of the angle is 30, the frictional force acting on the block is। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एफ एल निकाल लीजिए, एफ एल इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, और एन यहाँ पे हम ले लेंगे एम जी कॉस थीटा। सर म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.8, मास है 10, जी भी आप 10 ले लीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 हो जाएगा, 8 10 ज़ा 80, कॉस 30 की वैल्यू हम लगाते हैं √3/2 जबकि 40 √3 न्यूटन। ठीक, अब एम जी का साइन कंपोनेंट निकालिए जो कि ब्लॉक को स्लाइड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम आपको दिया हुआ है 10, जी की वैल्यू भी 10 ले लेते हैं, साइन थीटा में थीटा ले लेंगे 30 डिग्री, ये 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 मतलब 15। 40√3 को प्रिसाइसली निकालें तो 40 इंटू √3 मतलब 1.7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68 में। तो एफ एल जो है वो ग्रेटर है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, मतलब कि इस फोर्स से ब्लॉक मूव नहीं कर, तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वही क्या हो जाएगा फ्रिक्शन हो जाएगा, मतलब कि फ्रिक्शन आपको जो पूछा हुआ है वो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।